हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन के साथ। मूवी है इंसीडियस द रेड डोर। ये इंसीडियस सीरीज के 5th मूवी है और डायरेक्ट सीक्वल है इंसीडियस चैप्टर 2 की। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है इंसीडियस पार्ट 2 के आखिरी सीन से, जहां पर जॉश और डल्टन के यादों से उस एक साल और उसमें बीते हुए सारे इविल इवेंट्स को मिटा दिया गया था, जिसकी वजह से वो लोग वापस एक बार एस्ट्रल प्रोजेक्शन से शैतानों की दुनिया में ना पहुंच जाए। इस शैतानों की दुनिया में कई इविल और रिसेंटलेस स्पिरिट्स रहते हैं। तो दोस्तों, इधर 10 साल का टाइम लैप्स है, यानी 10 सालों के बाद हम एक फ्यूनरल देखते हैं। ये फ्यूनरल जॉश की माँ लॉरेन का था। यहाँ पर जॉश और उसकी पूरी फैमिली मौजूद होती है। यहाँ पर हुई इनकी बातचीत से हमें ये पता चलता है कि जॉश और उसकी पत्नी अलग हो गए हैं। जॉश पिछले कुछ समय से अकेला रह रहा था और वो काफी स्ट्रेस में था, जिससे उसके दिमाग काफी हद तक सटिया गया था। और सबसे बड़ी बात, इंसीडियस 2 वाले हादसों के बाद वो अपनी बच्चों को उतना अच्छा टाइम और केयर भी नहीं दे पा रहा था। और हम ये समझ भी सकते हैं, उनकी यादों के मिटाने के कारण उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। उसकी और उसके बेटे डाल्टन के बीच भी सारी चीज ठीक नहीं थी और वो वापस ठीक करने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं ले रहा था। फ्यूनरल के बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तब जॉश कार्ल को देखता है, लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है, बल्कि जिस वर्ष को जॉश भुला दिया था उसमें कार्ल ने उसकी बहुत मदद की थी। जॉश की पूछने के बाद कार्ल उसको उसकी नकली आइडेंटिटी बताती है। फ्यूनरल के बाद जब जॉश अपनी कार में बैठकर जा रहा था, तब उसके कार को एक रहस्यमय शैडो फॉलो करते हुए हमें दिखाई देता है। अब जॉश यहाँ पर डल्टन को उसके कॉलेज छोड़ने जाता है। वहाँ उनके बीच में नोकझोंक हो जाती है। डल्टन के कॉलेज में जहाँ पर वो ड्राइंग का कोर्स कर रहा होता है, वहाँ पर जॉश को डल्टन द्वारा बनाई गई अपनी माँ की यानी लॉरेन की पेंटिंग दिखाई देता है। तो जॉश डाल्टन को उस पेंटिंग के बारे में बात करना शुरू करता है। वो डाल्टन को उसके और उसके पिताजी के रिश्ते के बारे में भी बताता है, कैसे जॉश के पिता ने जॉश के बचपन में ही खुद को खत्म कर दिया था। ऐसा होने के बावजूद भी जॉश ने कैसे सारे कठिनाइयों का सामना किया और उसके बच्चों को लालन पालन किया वगैरह वगैरह। ये बात सुनने के लिए डाल्टन बिल्कुल भी उत्सुक नहीं रहता। उनके बीच में आपस में फिर से नोकझोंक शुरू हो जाती है। तभी जॉश वहां से निकल जाता है। वहां पर क्रिश नाम की एक लड़की आ जाती है, जिसे अपना रूम शिफ्ट करना होता है और वो एक रात उसी रूम में रहने की परमिशन डाल्टन से मांगती है। कॉलेज से बाहर आने के बाद जॉश बहुत गिल्टी फील कर रहा होता है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सभी वो डिजर्व नहीं करता, ऐसा विचारों से वो ग्रसित होता है। क्रिश और डल्टन में जान पहचान होने के बाद उनकी मुलाकात शुरू हो जाती है, जिसमें डाल्टन क्रिश को ये बताता है कि उसे 10 साल पहले की एक साल में जो कुछ भी हुआ था उसकी कुछ भी याद नहीं है। पूरा का पूरा साल उसके स्मृति से गायब जैसा हो गया है, जो उसे बहुत ही अजीब लगता है और उसके कारण वो अंधेरे से भी अभी डरने लगा है। खैर, अगले दिन जॉश डल्टन को मैसेज करके ये बता देता है कि उसे भी कुछ अजीब फील हो रहा है और वो खुद भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर उसे क्या हुआ है। और वो डल्टन से प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही ये ढूंढ लेगा कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हो रहा है। अगले दिन जब डल्टन अपनी क्लास में होता है, तब एक प्रोफेसर सभी को अपने मन में झांक के जो कुछ भी दिख रहा है उसका पेंटिंग बनाने के लिए बोलती है। डल्टन जब मन में झांककर पेंटिंग बना रहा होता है, तब वो एक बंद कमरे की पेंटिंग बनाता है। वो डोर जहाँ से डेमन्स उसके पास आ सकते हैं, खास करके वो डेमन जिसके अराउंड ये सीरीज रिवॉल्व होती है, जो इस सीरीज का एंटेगनिस्ट है। डाल्टन को उस डेमन का हाथ हॉन्ट करता है और जॉश को भी
अपने सपने में वही रेड डॉट दिखाई देता है। इसके बाद डाल्टन जो पेंटिंग बना रहा होता है उस पर खून लग जाता है, जिसे फैलाकर वो उस डोर को हूबहू जॉश को दिखाई देने वाले डोर जैसा रेड पेंट कर देता है, जिससे हमें समझ में आता है कि इसके आगे की कहानी इसी आधार पर होने वाली है। जोश परेशान होकर अपनी एमआरआई स्कैन करने के लिए अस्पताल जाता है। जैसे ही वो एमआरआई मशीन के अंदर जाने लगता है, वैसे ही उधर की लाइट्स कट हो जाती है। जॉश डरकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता उसको। उसको एक अजीब सी आवाज सुनाई देता है, जो असल में होती है डोर ओपन हो चुका है। जिसके बाद उसे पार्कर क्रेन का घोस्ट हॉन्ट करने आता है, जिससे जॉश काफी डर जाता है। हम पीटर क्रेन को द ब्राइड इन द ब्लैक इस नाम से भी जानते हैं। फाइनली जॉश स्कैनर से बाहर आता है और डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर को देख के वो गुस्सा करना शुरू करता है। तब डॉक्टर उसको बताता है कि वो स्कैनर के अंदर ही सो गया था और उसकी वजह से स्कैन बिल्कुल अच्छे से हो गया है। डॉक्टर उसे बताता है कि जॉश की दिमाग बिल्कुल ठीक है, उसे कोई भी बीमारी नहीं है। ये चीजें भूलना या कंफ्यूज होना ये ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से ही होती है। डॉक्टर उसे अपनी परिवार की हिस्ट्री के बारे में पूछता है, मतलब उसके परिवार में किसी को ऐसी कोई बीमारी थी या नहीं, वगैरह वगैरह। तब तक डॉक्टर उसे कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करने को देता है। तभी हम डाल्टन को देख पाते हैं, जो अपने हॉस्टल रूम पर बैठ के उस रेड डोर वाले पेंटिंग को गौर से देख रहा होता है। और तभी अचानक रूम की लाइट्स चली जाती है। जैसे ही वो लैंप ऑन करता है, उसे लैंप की बल्ब पर खून लगा हुआ दिखाई देता है और इसके साथ ही उसे कोई भूत का खून लगा हुआ हाथ भी दिखाई देता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। लेकिन तभी वहां पर क्रिश आ जाती है और सब कुछ अचानक से नॉर्मल हो जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि क्रिश को अब नया रूम मिल चुका है। डल्टन और उसकी बातचीत में क्रिश उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। इसके बाद डल्टन और क्रिश पार्टी अटेंड करने के लिए आती है और वो लोग एक रूम में आते हैं और कुछ काम से क्रिश बाहर चली जाती है। डाल्टन को यहाँ पर एक लड़के की, जिसकी रिसेंटली हत्या हो गई है, उसकी स्पिरिट दिखाई देता है। वो लड़का डाल्टन को उसे रोकने के लिए या दरवाजा बंद करने के लिए कहता है, लेकिन डाल्टन कुछ समझ नहीं सकता है। वो गोस्ट उसे और भी हॉन्ट कर ही रहा होता है कि वहाँ पर क्रिस वापस आ जाती है। हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। हॉस्टल जाकर डाल्टन उसी रेड डोर की पेंटिंग कंप्लीट करने लगता है, उसके पीछे की रहस्य को जानने के लिए। तभी वो अपनी आंखें बंद करता है और अनजाने में एस्ट्रल प्रोजेक्शंस करने लगता है और हॉस्टल के अंदर घूमते हुए क्रिश के रूम तक वो पहुंच जाता है। यानी कि डल्टन की स्पिरिट यहाँ वहाँ घूम रही थी और उसके शरीर वहीं पर थी। वहाँ पर रखा इंस्ट्रूमेंट को डल्टन प्ले करता है, जिसके वजह से क्रिश जग जाती है और अचानक से डल्टन अपने शरीर में वापस आ जाता है, जहाँ पर वो शुरुआत में था। क्रिश उसके पास आके उसे उसका हालचाल पूछती है। डल्टन उसे बताता है कि जो कुछ भी हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। वो बताता है कि वो किसी और जगह पर गया था, जो सपना भी नहीं था, लेकिन आंखें खुलने पर वो यहाँ पर ही मौजूद था। वो किसी चीज के ओर जा रहा था या कोई चीज उसके पास आ रही थी, ऐसा डल्टन को लगता है। इसके बाद हम जॉश के घर में जॉश को देख पाते हैं, जहाँ पर उसे कोई स्पिरिट हॉन्ट कर रहे होते हैं। वो उसके पास आने की, उसे कुछ बात करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तुरंत ही वो गायब हो जाता है। तभी हमें समझ आता है कि ये बाप बेटू की जोड़ी गिफ्टेड है। जैसे ही ये दोनों आंखें बंद करते हैं, वैसे ही वो पहुंच जाते हैं द फार्दर में। द फार्दर एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ पर सारे स्पिरिट्स और डेमंस रहते हैं। फिर जॉश को एक बॉक्स मिलता है, जिसके ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ होता है। वो उसमें झांक के देखता है तो उसे उसमें उसकी मदर और फादर की फोटोज मिलती है और उसे पता चलता है जिस स्पिरिट ने उसे हॉन्ट किया था वो असल में और कोई नहीं
बल्कि उसके पिता ही थे जो कुछ बताना चाहते थे जॉश को। यहाँ डल्टन पेंटिंग के बारे में पता लगाने में व्यस्त होता है। वो अपने छोटे भाई से भी इस बारे में पूछताछ करता है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता। हालांकि उसने अपनी मेमोरीज के टुकड़ों को जोड़कर उसे एक साया भी उस डोर के पीछे बनाया था। ये किसका साया है, ये बात अभी तक कोई नहीं जान पाता है। तभी क्रिश उसको बताती है कि डाल्टन ने जो फेल किया वो वाकई में एस्ट्रल प्रोजेक्शन है। वो उसको कुछ वीडियोस दिखाती है जिसमें एस्ट्रल प्रोजेक्शंस क्या है, फादर के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध होती है, जिसके अनुसार फादर में मौजूद स्पिरिट्स तकलीफ में होती है जो वहां पर सजा भुगत रहे होते हैं। फादर में सिर्फ स्पिरिट्स ही नहीं होते, उधर खतरनाक डीमंस भी होते हैं जो इंसान की जन्म में आने के लिए उत्सुक होते हैं क्योंकि वो जीना चाहते हैं। और डीमंस इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान की बॉडी तक पोजेस करना चाहते हैं और वो इंसान की जीवन पूरी तरीके से तबाह कर देता है। डाल्टन उस लड़की की स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता है जिसने उसे हॉन्ट किया था। डाल्टन उस डोर के बारे में जो उत्सुकता है वो मिटाने के लिए उस लड़के से कांटेक्ट करना चाहता है। इसलिए डाल्टन एक खतरनाक प्लान बनाता है और वो क्रिश के साथ एस्ट्रल प्रोजेक्शन ट्राई करता है। लेकिन डाल्टन कुछ पता लगाए उसके पहले ही एक डेमन क्रिश पे हमला कर देता है और बाकी गोस्ट उसे परेशान करने लगते हैं। क्रिश वहीं पर बेहोश हो जाती है और निक होश में उसे लेकर आता है। क्रिश और डाल्टन उसी के पार्टी के लिए ही गए होते हैं और इधर डाल्टन भी जग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉश एक बेन नाम के आदमी के बारे में पता करने जाता है। बेन और कोई नहीं उसके ही पिता थे जिन्होंने खुद को खत्म कर दिया था। वो भी एस्ट्रल प्रोजेक्शंस कर पाते थे, जिसे हमें ये पता चलता है कि ये हेरिडिटरी है, यानी कि पीढ़ियों से चला आ रहा है। जॉश अपनी एक्स वाइफ को और डल्टन अपने भाई से पूछता है कि 10 साल पहले एग्जैक्टली क्या हुआ था। डल्टन की भाई बचपन में हुई एक घटना का जिक्र करता है जो उसे भी ठीक तरह से याद नहीं आता। जॉश की मॉम किसी को कुछ डिटेल में नहीं बताती है और ये सब उसके मन का वहम होगा ये मानकर सब कुछ पता होने के बावजूद भी किसी को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर इनकी मेमोरीज वापस आ गई तो ये वापस एस्ट्रल प्रोजेक्शंस करना शुरू कर देंगे और फैमिली में वापस तबाही मच जाएगी। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि इन दोनों ने तो एस्ट्रल प्रोजेक्शंस ऑलरेडी शुरू कर दिया था। इसके बाद रूम में आके जब डल्टन वो पेंटिंग कंप्लीट करता है तो वो साया असल में जॉश का ही है, ऐसा उसे पता चलता है। ये यादें तब की है जब जॉश ने उसको पोसेस होकर खत्म करने की कोशिश किया था। अब डल्टन बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है। यहाँ पर जॉश अपनी एक्स वाइफ से बात करना शुरू करता है। वो अपनी पिता के लास्ट नोट के बारे में बताता है जिसमें लिखा होता है कि सारी चीजें उनके साथ ही खत्म होने वाली हैं। ये सुनकर उसकी बीवी उसे सब कुछ सच सच बता देती है और ये भी बताती है कि ये सब जो किया गया था उसके फायदे के लिए ही किया गया था, इस वजह से दोनों अलग हो गए थे। तभी वहां पर डाल्टन का छोटा भाई फॉस्टर आ जाता है और फॉस्टर उस पेंटिंग को देखता है जिसमें पॉजेस्ड अवस्था में जॉश था। डाल्टन यहाँ से एस्ट्रल प्रोजेक्शन में चला जाता है जहाँ पर वो उस टाइमलाइन को देखना शुरू करता है जब जॉश पॉजेस्ड अवस्था में सबको मारने वाला था। तब यंग डाल्टन यानी कि छोटा डाल्टन अपनी फादर के स्पिरिट को वापस लाने के लिए एस्ट्रल प्रोजेक्शन में जाता है और वो खुद अपने यंगर वर्जन को बचाता है। यहाँ पर वो टाइम ट्रैवल भी कर पाता है, ऐसा उसको पता चलता है। यहाँ पर एलिस ने एक लड़की को बचाने के चक्कर में ये रेड डोर ओपन कर दिया था और उसे वापस ऐसे ही छोड़ दिया था, जिसके चलते ही यहाँ पर यंग डाल्टन पॉजेस्ड हो गया था। इसके बाद वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो खुद को किसी अजीब जगह पर पाता है जिधर उसके भूले हुए साल की वो यादें दिखाई देता है। उन चीजों की मदद से उसे वो खोया हुआ साल पूरी तरीके से याद आ जाता है।
उसकी मेमोरी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब हम उसी डेमन को फिर से देख पाते हैं जिसने यंग डाल्टन को पकड़ा था, और वो डेमन उसके सामने आके खड़ा हो जाता है, जिसे डाल्टन जग जाता है। लेकिन असल में यहाँ पर हुआ ये था कि उस डेमन ने डाल्टन को पॉजेस कर लिया था, जो कि वो हमेशा से चाहता था। वहां पर क्रिश आ जाती है तो वो डिमन क्रिश को खत्म करने की तैयारी शुरू करता है। उधर जॉश एस्ट्रल प्रोजेक्शन से डाल्टन को ढूंढना शुरू करता है, क्योंकि अभी उसको ही अपनी बेटी को बचाना होगा। वो डाल्टन को ढूंढने लगता है, जहाँ पर डाल्टन उसे उसके कर्मों की याद दिलाता है। उसके ऊपर जॉश कसम खाकर ये कहता है कि वो सब उसने नहीं किया था, किसी डेमन ने उसको पॉजेस किया था, तो वो खुद होश में नहीं था। ये सब डेमन्स का ही किया कराया था, और वो डाल्टन को भी पॉजेस कर सकते हैं। इसलिए उन दोनों को उधर से निकलकर डाल्टन को अपनी बॉडी वापस लेना होगा और उस डेमन को वहां से निकालना होगा। वो वहां से भागने लगते हैं और रेड डोर से बाहर आ जाते हैं। जॉश यहाँ पर डोर होल्ड करके रखते हैं, जिसे कोई अंदर ना आ जाए। वो डाल्टन को आगे जाके अपनी बॉडी का पोजीशन लेने के लिए कहता है। तब तक वो यहाँ पर सब चीजें मैनेज करेगा, ऐसा कहकर उसे वहां से जाने के लिए कह देता है। यहाँ पर पोजेस डाल्टन क्रिश के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन से बाहर आता है, वैसे ही परिस्थिति फिर से नॉर्मल हो जाती है। दूसरी ओर जॉश यहाँ पर वो डोर होल्ड करके खड़ा होता है, और वो बोलने लगता है कि ये सब उसके साथ ही खत्म हो जाएगा, और यही चीज उसके पिता ने भी कहा था मरने से पहले। उनको भी इसी डिमन ने मारा था, तो वो अब तक जॉश को बचाने के लिए ही आ रहे थे, तो ये प्रतीत होता है। खैर, इसके बाद वो डिमन दरवाजा तोड़ने लगता है और अंदर आने शुरू करता है। तभी डाल्टन अपनी बनाई हुई पेंटिंग पर ब्लैक कलर कर देता है, जिससे वो डोर फादर के अंदर भी बंद होने लगता है। जैसे ही वो पूरा दरवाजा बंद कर देता है, क्रिश उसको बताती है कि उसे वो पेपर भी जलाना होगा। तो डाल्टन क्रिश को बताता है कि उसे ये पेंटिंग संभाल के ही रखना होगा, ताकि वो डोर वापस से ओपन ना हो सके। इसके बाद जॉश भी होश में आ जाता है, और उसके चेहरे पर अपनी बेटे के लिए कुछ करने में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो साफ साफ दिखाई देता है। डल्टन को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, और वो अपनी पिता यानी जॉश के साथ उसकी यादों में बसा हुआ एक पेंटिंग बनाता है, जिसमें डाल्टन की पिता उसे डीमन से बचाकर ला रहे होते हैं। और यहीं पे मूवी की एंड होती है। आपको इंसीडियस द रेड डोर कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।